चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5। चैप्टर 4 तक क्लासेस हो चुकी है। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 5। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको याद रखिएगा। चैप्टर क्या हो जाएगा? लंबाई एवं गति का मापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंबाई एवं गति का मापन हो जाएगा चैप्टर 5। चलिए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है? तो मापन और मात्रक की बात कर लेते हैं, यानी कि मेजरमेंट एंड यूनिट्स की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट एंड यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो एसआई मात्रक प्रणाली दुनिया भर में मापन में एक रूपता बनाए रखने के लिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई मात्रक को स्वीकार किया गया है। देखिए पहले दुनिया में अलग अलग मापन पद्धति था, लेकिन एसआई पद्धति को पूरी दुनिया भर में माप एकरूपता लाने के लिए, मतलब पूरी दुनिया में एकरूपता लाने के लिए एसआई पद्धति को स्वीकार किया गया था। और लंबाई का मात्रक की बात कर लेते हैं। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ठीक है, मीटर हो जाएगा। और हम लोग बात कर लेते हैं कि इकाइयों का रूपांतरण कैसे किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है, सभी को पता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है? 10 मिलीमीटर होता है। ये सब आप लोगों को पता है। इसके बाद क्या बोला जा रहा है? मानक मापन उपकरण और न्यूनतम तापमान की बात न्यूनतम माप की बात कर लेते हैं। मापन उपकरण और न्यूनतम माप की बात कर लेते हैं। तो विभिन्न उपकरणों जैसे कि मापन फीता, मीटर, रोड या फिर छोटे स्केल का उपयोग किया जाता है मापने के लिए। देखे होंगे आप लोग, मापने के लिए फीता वगैरह यूज किया जाता है, या तो फिर पटरी का यूज किया जाता है। इस सबको उपयोग किया जाता है। और साधारण छोटे स्केल या मीटर स्केल भी न्यूनतम माप क्षमता होता है, मतलब छोटा छोटा माप सकता है। साधारण स्केल हो गया या फिर मीटर स्केल हो गया, ये सब क्या करता है? छोटे छोटे साधारण माप मापता है। जैसे कि 1 मिलीमीटर मापना है, ये सब ये मापने का काम करता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। तो टॉपिक 1 हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग टॉपिक 2 को देख लेते हैं। देखिए टॉपिक 2 की बात कर लेते हैं। टॉपिक 2 में क्या है कि विराम और गति की परिभाषा बात कर लेते हैं। हम लोग रेस्ट एंड मोशन की बात कर लेते हैं। विराम और गति की परिभाषा। तो विराम क्या हो जाएगा? रेस्ट क्या हो जाएगा? रुका हुआ है तो विराम है, चल रहा है तो गति है, नॉर्मल बात है। हम लोग अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो विराम हो जाएंगे, अगर चलने लगे तो गति में हो जाएगा। गाड़ी अगर कहीं खड़ी है तो क्या हो जाएगा? विराम में चलने लगेगी तो गति में हो जाएगा, नॉर्मल चीज है। तो विराम यानी रेस्ट क्या हो जाएगा? यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती है, एक ही जगह खड़ी रहती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? विराम में। पेड़ पौधा क्या चल के कहीं चले जाते हैं? एक ही जगह रहते हैं। आपका घर क्या आज यहाँ पर कल दूसरे दिन चला जाएगा? नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। ये सब क्या हो जाएगा? विराम अवस्था में। लेकिन गति में, जैसे कि मोशन में क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ किसी संदर्भ में बिंदु के सापेक्ष बदलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? गति में कहते हैं। जैसे कि गाड़ी गाड़ी रोड पर चल रही है तो क्या हो जाएगा? गति में। जैसे कि गाय गाय अगर चल रही है, दौड़ रही है, तो वो क्या हो जाएगा? गति में। या फिर बकरी बकरी अगर ये आगे चल रही है तो क्या हो जाएगा? गति में हो जाएगा। ये सब गति में हो जाएगा। चलिए ये भी टॉपिक हो गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक 3 की बात कर लेते हैं। गति के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। तो वस्तुओं की गति को उनके पथ के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, गति का प्रकार की बात कर लेते हैं। तो वस्तुओं की गति और उनके पथ के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इससे पहला क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। मतलब एक सीधी रेखा में चलती है, इसको हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? सीढ़ी सड़क, देखिए सीधी सड़क पर चलती कार, सीधी सड़क पर कार चल रही है, क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति हो जाएगा। रेल की पटरी पर सीधी दौड़ती ट्रेन, क्या हो जाएगा? रेखीय गति। एक रेखा में चल रहा है, रेखीय गति हो जाएगा। ठीक है। अब वृत्तीय गति की बात करते हैं। वृत्तीय गति क्या होता है? जैसे कि वृत्तीय गति में क्या हो जाएगा? जैसे कि पंखा पंखा गोल गोल, वो भी गति का नहीं, गोल गोल घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। ये क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगी, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ यानी गोल रास्ते पर गति करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा? रस्सी को बांध कर घुमाना, घुमाया गया पत्थर, या फिर गोल घूमता हुआ पंखा, ये सब क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि दोलन गति गति आखिर क्या होता है।
दोलन गति क्या होती है? दोलन गति की हम लोग बात कर लेते हैं। जब कोई वस्तु अपनी निश्चित स्थिति के इधर उधर आगे पीछे गति करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति। दोलन गति क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु अपनी निश्चित स्थिति यानी इधर उधर आगे पीछे गति करती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या हो जाएगा, घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम क्या होता है, ऐसे 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 ये ऐसे ऐसे ये डोलते रहता है, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोलन गति हो जाएगा। लेकिन झूला, झूला भी तो देखिए आगे पीछे होते रहता है, ये भी क्या हो जाएगा, दोलन गति हो जाएगा। ठीक है, दोलन, चलना, चलना सब क्या हो जाएगा, ये सब भी हो जाएगा, दोलन गति हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। टॉपिक थ्री, कौन सा टॉपिक था, टॉपिक थ्री। चलिए इसके बाद हम लोग टॉपिक फोर पर की बात कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक फोर को देख लेते हैं। देखिए टॉपिक फोर में क्या है, विशेष मापन विधियां देख लेते हैं हम लोग। देखिए टॉपिक फोर में है विशेष मापन विधियां की बात कर लेते हैं, यानी स्पेशल स्पेशल मेजरमेंट मेथड की बात कर लेते हैं। स्पेशल मेजरमेंट मेथड की बात कर लेते हैं। तो वक्र रेखा का मापन, किसी मुड़ी हुई वक्र रेखा जैसे गिलास का घेरा की लंबाई सीधे स्केल से नहीं मापा जा सकता, जैसे गिलास है, क्या इसको सीधे स्केल से माप सकते हैं, सीधा हम नहीं माप सकते हैं, स्केल से नहीं मापी जा सकती है। इसके लिए धागे का उपयोग करते हैं, जैसे धागा वगैरह का उपयोग करते किया जाता है। और धागे से उस चक्र को नापते हैं पहले, फिर उस धागे को स्केल स्केल पर रख करके सही माप करते हैं। पहले धागा उसको मान लेते हैं, पता कर लेते हैं कितना बड़ा है, फिर धागा को स्केल के पास रखते हैं तो पता चल जाता है कितना लंबाई है। इस प्रकार से माप किया जाता है। और अगला देख लेते हैं हम लोग, मापन के लिए सही सामग्री क्या है, सही सामग्री का चुनाव कैसे किया जाता है। मापन के लिए सही सामग्री का चुनाव, तो मापन के लिए कपड़े या लचीली रबड़, कपड़े हो गया या लचीली रबड़ हो गया का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वे खींचने पर लंबे हो सकते हैं, जिससे माप गलत हो सकती है। सटीक माप के लिए स्थिर और मजबूत सामग्री जैसे लकड़ी या धातु का स्केल चाहिए, का उपयोग करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि सही सामग्री, कोई स्केल वगैरह इसका उपयोग करना चाहिए, मापने के लिए लकड़ी का उपयोग करना चाहिए। लेकिन अगर कपड़ा लेते हैं, कपड़ा मुड़ जाएगा तो फिर सही माप पाएगा नहीं, फिर दिक्कत हो जाएगा, इससे दिक्कतें आ सकती है। ये हो गया टॉपिक फोर। अब चलिए हम लोग टॉपिक फाइव को देख लेते हैं। हम लोग टॉपिक फाइव की बात कर लेते हैं। टॉपिक फाइव में क्या है, चुंबकीय शक्ति का वितरण की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट का बात कर लेते हैं, चुंबकीय शक्ति की बात कर लेते हैं। ठीक है, चुंबकीय शक्ति का वितरण की बात कर लेते हैं। तो चुंबक की आकर्षक शक्ति इसके ध्रुवों यानी किनारों पर सबसे अधिक होती है। आप लोग बताए थे कि चुंबक की आकर्षक शक्ति सबसे अधिक कहाँ पर होती है, किनारों पर होती है, क्योंकि यहाँ पर चुंबक की क्षमता ज्यादा होती है जबकि बीच में कम होती है। वही बोला कि चुंबक के मध्य इनके बीच आकर्षक शक्ति कम होती है। ये तो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, कि इसको फिर बताने की जरूरत है नहीं। ये भी तो बता दिए हैं कि पृथ्वी का एक विशाल चुंबक के रूप में पृथ्वी एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है। पहला चैप्टर में हो ही गया ये। यही कारण कि लटकाया हुआ चुंबक या कंपास की सुई हमेशा एक दिशा में उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरती है। ये तो क्लियर है आप लोगों को। तो ये टॉपिक, ये चैप्टर भी इसका खत्म हो गया। ठीक है, ये चैप्टर भी इसका खत्म हो गया है। तो आप लोग को बताते हैं कि पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए आप लोग मैसेज कर दीजिएगा 9060009163। अच्छा, इसमें केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है, कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है। और ये भी लिख करके बोलना है कि आखिर किसका पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा।